नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीम शिक्षा में। मैं आपका मित्र आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज हम ग्राफ भी पढ़ाएंगे, जैसा कि आप कंटेंट देख रहे होंगे, और ग्राफ के साथ साथ प्रोजेक्टाइल मोशन भी कवर करेंगे। तो चलिए हम पहले ग्राफ से शुरुआत करते हैं। और आज ये लॉ ऑफ मोशन का थर्ड लेक्चर है। इसके पहले मैंने आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसके बारे में आपको मैंने डिफाइन कर दिया था। देन मैंने जो इक्वेशंस होते हैं मोशन के, उनके बारे में आपको बताया। उसी से कोरिलेट करके मैंने आपको एंगुलर वेलोसिटी या जो एंगुलर मोशन होती है उससे रिलेटेड जो भी इक्वेशन होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। और जो मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो 3 लॉ होते हैं उनसे रिलेटेड सारे एग्जाम्पल्स को आपको समझाया। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं, कुछ ग्राफ को देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो हम ग्राफ दिखा रहे हैं उससे आपको क्या समझ में आ रहा है। तो चलिए हम आज शुरुआत करते हैं ग्राफ से। कुछ सिंपल से ग्राफ हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे डिस्टेंस एंड टाइम का ग्राफ होता है। तो देखिए, मैं बता रहा हूं आपको बनाकर। देखिए, एक इसमें ग्राफ इस तरीके का आता है। ये हमारी होती है एक्स एक्सिस और ये हमारी होती है वाई एक्सिस। तो हम इसमें एक्स एक्सिस को टी से डिनोट करते हैं, टाइम, और वाई एक्सिस को हम डिस्टेंस से डिनोट करते हैं। और एक यहाँ पे हम सीधी लाइन खींच देते हैं। तो डायरेक्टली पूछ देता है कि आपको इस ग्राफ को देखकर क्या समझ आ रहा है। तो देखिए, अगर आप इसको समझिए, अगर हम टाइम को डिवाइड कर देते हैं, मान लीजिए कि हमारा ये 1 सेकेंड है, ये मान लेते हैं हमारा 2 सेकेंड है। इसी तरीके से हम 3, 4 और 5 सेकेंड तक अगर हम देखें, और ऐसे डिस्टेंस में देखें तो यहाँ पर 10 मीटर, ये हमारा 20 मीटर और ये हमारा 30 मीटर है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पर हमारी जो डिस्टेंस है अभी भी कितनी है, वो हमारी, ये देखिए इस पॉइंट पे देखेंगे तो हमारी डिस्टेंस 30 मीटर है। t इज इक्वल टू 2 पर अभी भी 30 मीटर है। t इज इक्वल टू 3 पर अभी भी 30 मीटर है। तो ये बताता है कि जो हमारी डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। जो हमारी डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसी में एक ग्राफ हम आपको और बना के दिखाते हैं। ये हमारा सेकंड ग्राफ है। इसको हम मान लेते हैं पार्ट ए, इसको हम मान लेते हैं पार्ट बी। यहाँ पे हम जो एक्स एक्सिस है उसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम, और इसको हम स्पीड से जो है डिनोट करते हैं वाई एक्सिस को। और हम एक ऐसी लाइन खींचते हैं 45 डिग्री एंगल बनाते हुए, एक स्ट्रेट लाइन। तो पूछता है कि इस ग्राफ को देख के आपको क्या समझ में आता है। तो देखिए, इसमें हो क्या रहा है कि सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हम लोग यहाँ पे इंटरवल्स ले लेते हैं, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। इसी तरीके से हम इधर इंटरवल्स ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड,
30 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, अब अगर हमको इसमें बताना है कि हमारी स्पीड कांस्टेंट है या बढ़ रही है या घट रही है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करते हैं, हम एक बार इस तरीके से हम मिलाते चलते हैं पॉइंट्स को। आप पॉइंट्स को मिलाते चलिए, तो देखिए आप क्या देख रहे हैं। देखिए जो हमारी स्पीड आ रही है S1, वो आ रही है 10/1। ठीक है, देखिए हमसे एक गलती हो गई है, थोड़ा सा हमको सुधार करना है। एक्चुअली ये हमारा डिस्टेंस है, हम लोग डिस्टेंस के लिए देख रहे थे, ये हमारा डिस्टेंस है। तो देखिए स्पीड हमारा क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पर अगर हम ये देखिए, ये हम अलग अलग पॉइंट्स इसमें ले लेते हैं। तो अगर हम पहले पॉइंट को S1 मानते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 10/1, तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से हम S2 निकाल के देखते हैं, तो वो हमारा आ रहा है 20/2। तो देखिए ये भी हमारा आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से जब आप कंटिन्यूसली स्पीड निकालते जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारी स्पीड आ रही है वो हमारी 10 मीटर पर सेकेंड ही आ रही है। तो ये ग्राफ हमको ये बताता है कि जो इसमें हमारी स्पीड आएगी वो इस कांस्टेंट होगी। तो इस ग्राफ के लिए हो जाएगा स्पीड इक्वल टू कांस्टेंट। चलिए अब हम नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं। हम बात करते हैं वेलोसिटी, या कह लीजिए स्पीड एंड टाइम। तो देखिए इसमें हम जो पहला ग्राफ बनाते हैं वो कुछ इस प्रकार का है। और जो हमारी y एक्सिस है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्पीड के लिए, और जो हमारी x एक्सिस है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टाइम के लिए। तो अब इसमें हमको बताना है कि इस ग्राफ को देख के हमको क्या समझ में आ रहा है। तो देखिए जैसे मैंने आपको प्रीवियस ग्राफ बताया था, अगर अब यहाँ पे हम फर्दर सब डिवीज़न कर लेते हैं टाइम का, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ऐसे यहाँ पे स्पीड अगर 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, तो आप देख रहे होंगे कि पहले सेकंड पर भी 30 मीटर पर सेकंड थी, दूसरे सेकंड पर भी हमारी स्पीड सेम है। ठीक है, देखिए ऐसे देखिए आप, पहले सेकंड पर 30 है, दूसरे पर भी 30 है, तीसरे पर भी 30 है, और चौथे पर भी 30 है। तो ये ग्राफ हमको ये बताता है कि हमारी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। अब चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, स्पीड वर्सेस टाइम का ही ग्राफ है, लेकिन वो कुछ इस तरीके का है। फिर से एक बार, ये हमारा टाइम हो गया और ये हमारी स्पीड हो गई। अब इसमें हमको बताना है कि इस ग्राफ को देख के क्या समझ में आ रहा है। तो फर्दर सेम प्रोसेस, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 एंड 4, इसी तरीके से यहाँ पर आ जाइए। और अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे स्पीड 10 थी, यहाँ 20 थी, यहाँ पर 30 थी और यहाँ पर 40 थी, तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर हमारा क्या निकल रहा है। तो देखिए
अब यहाँ पर स्पीड और टाइम का जो हम ग्राफ बनाए हैं, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। तो जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी का मतलब होता है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो स्टार्टिंग में स्पीड 0 रही होगी, तो यहाँ पर हम 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0, तो ये हमारा आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम a2 निकालेंगे तो देखिए यह आ जाएगा हमारा 10 20 माइनस 10 अपॉन 2 माइनस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि जो इसका एक्सीलरेशन है वो हमेशा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आ रहा है। तो इससे हमारा कंक्लूज़न क्या निकलता है? कंक्लूज़न हमारा ये निकलता है कि इस ग्राफ के लिए जो हमारा एक्सीलरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा। देखिए मैं आपको समझाते जा रहा हूँ, बस आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली ये ग्राफ दे देता है एग्ज़ाम्स में, और ज़्यादातर ये आरआरबी जेई और आरआरबी एनटीपीसी में भी दे सकता है। आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीईटी वगैरह के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो अगर टीईटी के स्टूडेंट्स आप हैं तो आप चाहें तो इस लेक्चर को छोड़ सकते हैं। तो मैंने जैसे आपको समझाया है, आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, आप ग्राफ देख के तुरंत बता लेंगे कि इसमें क्या संभावना बन रही है। चलिए हम नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं। एक हमारा तीसरा ग्राफ है, वो कुछ इस तरीके का है। ये है हमारा टाइम और ये है वेलोसिटी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे पहले फिर से आप इसको इंटरवल्स में तोड़ लीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरीके से आप इसको भी इंटरवल में तोड़ लीजिए, 10 20 30 40 एंड 50। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि तो देखिए दोस्तों, साथ ही साथ अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, हम कुछ एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे जो हमारी गोली चलती है, या हम गोला फेंकते हैं, या आपने ज्वेलिन थ्रो देखा होगा, भाला फेंक, या आप कह लीजिए कि रॉकेट जिस तरीके से उड़ता है, ये सारे कुछ हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन के अंतर्गत आता है। देखिए जैसे मान लीजिए कि हम भाला फेंकने जा रहे हैं, तो एक व्यक्ति है, वो तेज़ी से आता है दौड़ के, और जब वो भाला फेंकता है तो भाला कुछ इस तरीके से पाथ बनाता हुआ और यहाँ पर आके ज़मीन में धंस जाता है। या आप कह लीजिए जब आप गोला फेंकते हैं, एक कोई व्यक्ति है, कोई एक लड़का है, कुछ इस तरीके का एक लड़का है, और ये एक गोला फेंकता है। वो गोला इस तरीके का पाथ बना के अर्थ पे आके गिर जाता है। ठीक है, तो जो हमारा ये कर्व बन रहा है, इस पाथ को ही हम, या इस मोशन को ही हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। यही हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। और ये जो पाथ बन रहा है ना, इस पाथ को हम कहते हैं पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ, या हिंदी में कह लीजिए परवलयाकार
परवलयाकार मार्ग। तो इस तरीके का हमारा मोशन होता है। और जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, रॉकेट का उड़ना, गोले का फेंकना या गोली का चलना, वो सेम पाथ को फॉलो करते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको नहीं बताना है, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए, ये था हमारा स्टार्टिंग जो मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्टाइल पाथ होता क्या है। अब चलिए हम एक बार इसके कंपोनेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जब आप कोई चीज़ फेंकते हैं इस तरीके से, ये हमारा बन गया प्रोजेक्टाइल पाथ। ठीक है, अब मान लीजिए स्टार्टिंग में हम इसको एक वेलोसिटी ux वेलोसिटी से फेंके। यहाँ पे जो एंगल है थीटा है। तो देखिए, इसके दो कंपोनेंट आते हैं। ये जो कंपोनेंट है इसको हम कहते हैं ux cos थीटा, जो आता है हमारा x एक्सिस पे, और एक कंपोनेंट y एक्सिस पर आता है, उसको कहते हैं ux sin थीटा। ठीक है, और हम अगर इस पॉइंट की बात करें तो हमारा जो ये पॉइंट है, पॉइंट ए क्या है, हमारी मैक्सिमम हाइट है। हमारी पॉइंट ए जो है मैक्सिमम हाइट है। और देखिए, अगर हम नीचे बात करें इस टोटल की, ये हमारी कहलाती है रेंज। हिंदी में कहते हैं परास। देखिए, प्रोजेक्टाइल पाथ से रिलेटेड जब क्वेश्चन आता है तो आपको जो मैं ये फिगर समझा रहा हूँ, इसमें जितने भी कंपोनेंट हैं उनसे कोरिलेट करके हम सब कुछ निकाल सकते हैं। अब मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि क्या क्या पूछा जा सकता है, और आपको फार्मूला बता दे रहा हूँ, उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ जाएगा। बाकी प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है ये आपको समझ में आ ही गया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं टाइम ऑफ एसेंट। मतलब होता है ऊपर जाने का समय। तो देखिए, जब हम इसको डिराइव करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा u sin थीटा अपॉन जी। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट का मतलब होता है नीचे आने का समय। नीचे आने का समय। देखिए, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, जितने टाइम में ऊपर जाएगा उतने ही टाइम में नीचे आएगा। तो इसका भी हो जाएगा u sin थीटा अपॉन जी। अब हम तीसरा फार्मूला लिखते हैं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब हो गया ऊपर आने का समय प्लस नीचे आने का समय। इसको हम कहते हैं उड्डयन काल। इसको हम कहते हैं उड्डयन काल।
और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आप खुद बता दीजिए क्या हो जाएगी। दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 2u sin थीटा अपॉन जी। दो देखिए, जो टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा कि ऊपर जाने में कितना समय लगा या नीचे जाने में कितना समय लगा या टोटल कितना समय लगा, तो ये फार्मूला है, सीधे आपको वैल्यू दी रहेगी, कोई भी दो वैल्यू दी रहेगी तीन में से, और एक चीज़ आपसे पूछ लेगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं पॉइंट ए की, मतलब मैक्सिमम हाइट कितना होगा। चलिए हम मैक्सिमम हाइट की बात कर लें। उसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो अगर आप मैक्सिमम हाइट की बात करें तो आपको पता है कि साइन थीटा मैक्स हमारा कितना होता है, ये होता है हमारा 1। तो थीटा हमारा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा 90 डिग्री। तो जो हमारा हाइट है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g। और u स्क्वायर अपॉन 2g ये है अपना h मैक्स। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मैक्सिमम हाइट। अब देखिए इसमें हमारा एक कंपोनेंट छूट रहा है जिसको हम कहते हैं रेंज। तो चलिए रेंज के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए रेंज का फार्मूला होता है r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब हमको जब r मैक्स चाहिए तो हमको पता है कि देखिए साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है, वो होता है 90 डिग्री। तो अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्या दिया है, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा बराबर हमारा आ गया साइन 90 डिग्री। थोड़ा सा आप ट्रायग्नोमेट्री लगा लीजिए तो आपका देखिए, अब जब कंपेयर करेंगे तो देखिए एंगल से एंगल को आप कंपेयर कर दीजिए तो आ जाएगा 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री। और जब आप थीटा इक्वल टू 45 रखेंगे तो जो आपका आर मैक्स आएगा वो आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी। तो ये हमारा हो जाता है मैक्सिमम रेंज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर हम किसी भी वस्तु को 45 डिग्री के एंगल से फेंकते हैं तो वो मैक्सिमम रेंज तक जाता है। इसीलिए जो हमारे धावक होते हैं, मतलब जो भाला फेंक वाले होते हैं, जिनको हम ज्वेलिन थ्रो कहते हैं, उनको यही ट्रेनिंग दी जाती है कि एंगल 45 डिग्री वो मेंटेन करें। देखिए इसमें हम पावर तो कंसीडर करते ही हैं, लेकिन बोला जाता है ना कि किस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। पावर के साथ आपके पास प्रिसीशन होना चाहिए कि आप किस तरीके से लगभग 45 डिग्री मेंटेन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट आपको नॉलेज हमें देनी थी हमने दे दिया है। अब इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो अब देखिए आपके पास फार्मूले की कोई कमी नहीं है, आप बिंदास न्यूमेरिकल कर सकते हैं, वो चाहे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से आए या लॉ ऑफ मोशन से आए या सर्कुलर लॉ ऑफ मोशन से आए या प्रोजेक्टाइल मोशन से आए। देखिए जो ज़रूरी है और जितना ज़्यादा हो सकता है
वो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन भी आपको पसंद आया होगा और इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्क पावर एंड एनर्जी। तो जैसे ही हमारा वर्क पावर एंड एनर्जी का टॉपिक समाप्त होता है तो मैंने आपको जितने भी टॉपिक कराए हैं उनका कंबाइंड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।